क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, जैसे लेजर क्या होता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, माइनर्स कौन होते हैं और माइनिंग कैसे करी जाती है। इसके बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली जो न्यूज़ में डेवलपमेंट हुआ है कि विंटर सेशन में एक ऐसा बिल पेश होने जाना है जिसमें जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्रिप्टो करेंसी एंड दी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अभी शॉर्ट टर्म में क्या है, बाकी देखते हैं इसका जो भी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ये सारी टर्मिनोलॉजी तो अपन डिस्कस करेंगे ही। क्रिप्टो करेंसी को जब भी ब्रेक डाउन करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने आती है जो है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है समथिंग हिडन, छुपा हुआ, कोई राज हो, है ना। अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट की ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करते हो अपने सर्वर से, अपने जो भी बैंक है उसके सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो, तो उसका कोई हिसाब किताब रख रहा होगा ना, वो है तो ऑन द क्लाउड्स, ऑन द एयर, आपको दिख तो नहीं रहा, डिजिटल करेंसी जैसा ही है। लेकिन जैसे मान लो कि आपने यूपीआई के थ्रू अपने दोस्त को कुछ पेमेंट भेजने की कोशिश करी, कुछ पैसा भेजने की कोशिश करी, तो सबसे पहले आपका बैंक का सर्वर जो है इसका हिसाब किताब करेगा कि जितना पैसा आप भेजना चाह रहे हो वो पैसा आपके अकाउंट में है या नहीं है। अगर होगा तो आपके दोस्त के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपका दोस्त क्या करेगा, एटीएम से पैसा निकालेगा और उसको एज ए फिजिकल जो करेंसी है उसको यूज़ करते हुए सीधा सीधा काम में ले लेगा। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को भी ऐसे ही अपन यूज़ कर सकते हैं? 2010 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी यूज़ में ली गई थी इस तरह से चीज़ें लेने के लिए। और आप जान के आपको खुशी होगी कि जब पहली बार क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया गया था चीज़ें खरीदने के लिए, वो था पिज़्ज़ा। जी हाँ, पिज़्ज़ा। अब क्रिप्टो करेंसी को आप एक बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी की तरह काम करती है। नाउ आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि जब ये डिजिटल करेंसी है तो इसका कोई हिसाब किताब तो रख रहा होगा। तो किसी भी चीज़ का हिसाब किताब जब रखा जाता है तो उसको बोलते हैं लेजर। नाउ ये जो लेजर है इसके अंदर ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसके पास से कितना अमाउंट गया और किसको गया, ये हिसाब किताब बेसिक से रखा जाता है। अब डिजिटल करेंसी है तो बेसिक सी बात है कि इसका जो हिसाब किताब रखा जाएगा वो भी डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में रखा जाएगा। नाउ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में लेजर बुक है तो उसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से कॉलम को ऐड किया जा सकता है, अपने हिसाब से कॉलम को हटाया जा सकता है, अपना कॉलम जोड़ दें भैया, है ना, और उसके अंदर बता दे कि भाई इस भाई से मेरे को इतने पैसे प्राप्त हुए, है ना। तो यहाँ पे लेजर बुक जो है इसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, मतलब इस लेजर को मेंटेन मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आपके दोस्त भी कर सकते हैं, और इस दुनिया में कोई भी बंदा चाहे तो इस लेजर को मेंटेन कर सकता है। ये डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में है। अब आप बोलोगे कि अगर पूरी दुनिया में कोई भी बंदा इस लेजर को मेंटेन कर सकता है तो आपकी और मेरी नीयत जैसे दुरुस्त है हर किसी की तो नहीं हो सकती। किसी के मन में भी तो आ सकता है कि चलो छेड़खानी कर लेते हैं थोड़ी, इसके साथ में थोड़ा पैसा बना लिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इस लेजर को जोड़ा गया ब्लॉकचेन के साथ। अब ब्लॉकचेन क्या होती है और ये कैसे काम करती है इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनको चेन के फॉर्मेट में ऐड किया जाता है। जैसे रेल के डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, सारे डिब्बों को आपस में कनेक्ट किया जाता है चेन के फॉर्मेट में। आप देखेंगे कि रेल के डिब्बे में एक डिब्बे में जो कंटेंट है वो दूसरे डिब्बे के कंटेंट से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। अगले वाले में भी ऐसे हो सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक क्रिएट होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे एकदम अलग होती है। तो यहाँ पे हर जो ब्लॉक है वो यूनिक होता है और उसको यूनिक बनाता है उसका हैश, और हैश होता है यूनिफाइड कोड। जैसे हमारी उंगली है तो उंगली के अंदर हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो फिंगरप्रिंट्स हमारा एकदम यूनिफाइड कोड की तरह है। जैसे फिंगरप्रिंट्स मेरे पास है वैसे फिंगरप्रिंट्स इस दुनिया में किसी और के पास हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब ब्लॉकचेन काम कैसे करती है इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्रिप्टो करेंसी जो है उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं ब्लॉकचेन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, इसी को अपन पब्लिक लेजर भी बोल देते हैं। अब एक ब्लॉक के अंदर तीन बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक डेटा होता है, एक हैश होता है और एक उसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। तो अब जैसे मान लो कि डेटा क्या होगा, किसी भी ब्लॉक के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या डेटा हो सकता है कि किसके पास से किसको कितना पैसा गया, ये डेटा हो गया। जैसे ही ये डेटा आप एंटर करेंगे ब्लॉक क्रिएट करते टाइम, जैसे ही ये डेटा आप एंटर करेंगे वैसे ही उसका एक यूनिफाइड कोड क्रिएट हो जाएगा जिसको आप बोलेंगे हैश, जो इस ब्लॉक के लिए यूनिक होगा, है ना। ये जो यूनिफाइड कोड है वो हर किसी भी ब्लॉक के अंदर जो यूनिफाइड कोड होगा उससे अलग होगा, ठीक है। फिर
जो तीसरा होता है वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, मतलब इससे पहले जो ब्लॉक क्रिएट किया गया था उसका हैश इसके अंदर होगा। तो कोई भी ब्लॉक हो गया उसके अंदर 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा के हिसाब से जो भी डेटा आप इनपुट करेंगे उसका एक हैश क्रिएट हो जाएगा, और उससे पहले जो भी ब्लॉक क्रिएट किया गया था उसका हैश भी उसके अंदर कैरी करेगा। समझ में आ गई बात। नाउ जैसे आपने अलग अलग ब्लॉक्स क्रिएट किए और इसको चेन की मदद से जोड़ दिया, तो होगा क्या कि जैसे ये ब्लॉक है, पहला ब्लॉक जब क्रिएट होगा तो उसके पास तो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा नहीं, तो जो पहला ब्लॉक क्रिएट होता है उसको अपन बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? जेनेसिस ब्लॉक। अब यहाँ पे इसका जो प्रीवियस हैश है कोई है ही नहीं, तो अपन ने क्या किया 000 कर दिया। मान लो कि हैश जो है वो 4 डिजिट के अंदर है 1Z8F। तो पहले ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने डेटा इनपुट किया कि किसके पास से किसको कितना अमाउंट गया, ये मेरा डेटा हो गया, उसके बेसिस पे उसका हैश क्रिएट हो गया इसका, क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है तो इसका अंदर कोई प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा नहीं। अब जैसे ही दूसरा ब्लॉक मैंने बनाया, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट हुई तो दूसरा ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर यही डेटा एंटर होगा। डेटा एंटर होते ही उसके अंदर क्या होगा, हैश क्रिएट हो जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर जो इससे पहले ब्लॉक जो बना होगा उसका भी हैश कैरी करेगा। ऐसे तीसरा ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे चौथा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ब्लॉक का हैश दूसरे ब्लॉक के अंदर है, दूसरे ब्लॉक का हैश तीसरे ब्लॉक के अंदर है, हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक हैश भी है। अब आप बोलोगे कि मान लो कि इसको मैं अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं तो किया जा सकता है। आप मान लो कि मैं दूसरे ब्लॉक को हैक कर लेता हूं। कैसे हैक करोगे? इसके हैश को चेंज करोगे, है ना। अब जैसे आपने किसी भी ब्लॉक का हैश चेंज किया तो टेक्निकली वो ब्लॉक रहा है नहीं, वो तो अपने आप में एक नया ब्लॉक हो गया, है ना, क्योंकि नया हैश क्रिएट होते तो नया ब्लॉक हो गया। अब जैसे ही आपने सेकंड ब्लॉक का हैश क्रिएट किया तो जो ओरिजिनली जो हैश कैरी हो रहा है तीसरे ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे आपको दिखेगा कि यार गड़बड़ हो रही है। सेकंड ब्लॉक का जो ओरिजिनल हैश था वो थर्ड ब्लॉक के अंदर जो दिखा रहा है वो अब सेकंड ब्लॉक के अंदर नहीं दिखा रहा, मतलब कि सेकंड ब्लॉक में किसी ने छेड़खानी करी है। तो आपको पूरी दुनिया में कौन से ब्लॉक के, कौन से कंप्यूटर के, कौन सी ब्लॉकचेन के अंदर कौन सा ब्लॉक में छेड़खानी करेगी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क काम करता है। मान लो कि ये लेजर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे जैसे दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग होंगे जो इसको मेंटेन कर रहे होंगे। तो अगर मेरे कंप्यूटर में ये ब्लॉक में छेड़खानी हुई है तो बाकी की पूरी दुनिया के अंदर जो होगा वो उस ब्लॉक के अंदर हैश तो यही कैरी कर रहा होगा। जो थर्ड ब्लॉक होगा उसके अंदर जो हैश होगा वो तो यही कैरी कर रहा है ना। और सिर्फ मेरे कंप्यूटर में जो है वो सेकंड ब्लॉक का हैश अलग दिखा रहा है, विच मीन्स कि गड़बड़ी कहाँ हुई है? मेरे कंप्यूटर के अंदर हुई है ना। तो इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। नाउ अब मॉडर्न एरा है, इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं, तो ये हैश को रीवैलिडेट करना, इसको मैनिपुलेट करके नई ब्लॉकचेन बना देना का काम जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसको मोस्ट सिक्योर बनाता है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैक बनाता है वो है इसका पीयर टू पीयर नेटवर्क और ब्लॉकचेन। अब कैसे, इसको आप समझो। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होगा कि सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं जो भी इसको मेंटेन कर रहे हैं वो सारे डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो अगर आपने एक कंप्यूटर को हैक किया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगा, वो एक सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है, वो अलग अलग सिस्टम है सारे के सारे। तो अगर आपने एक कंप्यूटर में भी हैकिंग करके इसकी ब्लॉकचेन को रिवैलिडेट कराने की कोशिश कर दी तो दुनिया में बाकी सारे जो भी कर रहे हैं उसको भी तो आपको हैक करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होगा उतना ही ज़्यादा इसको हैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा काम इसमें आता है कि अगर आप इसको हैक करोगे तो जैसे मान लो कि दूसरे ब्लॉक को मैंने हैक किया तो इसका हैश चेंज हुआ, तो इसका जो ओरिजिनल हैश है वो थर्ड ब्लॉक के अंदर कैरी हो रहा था उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आपने एक ब्लॉक का हैश चेंज किया तो वो टेक्निकली नया ब्लॉक हो गया। अब अगर आप इससे नेक्स्ट ब्लॉक वाले का हैश चेंज करोगे तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक भी नया ब्लॉक बनेगा, इससे बाद में नेक्स्ट वाला क्यों करोगे तो वो भी नया ब्लॉक बनेगा। तो एक ब्लॉक के अंदर छेड़खानी करते हुए आगे की चेन के जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं उसको भी आपको रिवैलिडेट कराना पड़ेगा, मतलब सारे ब्लॉक्स को वापस से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी आती है प्रूफ ऑफ वर्क का, मतलब कि एक नए ब्लॉक के बनाने को जितना टाइम लगता है उसको आप स्लो डाउन कर दो। एक ब्लॉक को बनाने के लिए 1 मिनट लगता था उसको आपने 10 मिनट करा दिया। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत फेमस करेंसी है बिटकॉइन, आपने सुना भी होगा। तो बिटकॉइन के अंदर भी क्या होता है कि स्लो एंड स्टडी आपका काम होता है। इसके अंदर एक नए ब्लॉक को बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो अगर एक कंप्यूटर पे मेरे को ये पूरा ब्लॉकचेन को रिवैलिडेट कराना है और दुनिया में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे ये लेजर मेंटेन हो रही है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी रिवोल्यूशनाइज्ड है
कि इसको आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हैक करना। और ये जितने ज़्यादा लोग इसको पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में काम करेंगे, जितना ज़्यादा ये नेटवर्क बड़ा होगा, उतना ही इसको हैक करना मुश्किल है। तो बिटकॉइन के केस में ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये मिलियंस के नंबर में है। तो अगर आप एक सिस्टम को हैक करके पूरी ब्लॉकचेन को रिवैलिडेट करवाने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको इतना टाइम लग जाएगा कि इस जन्म में तो आप नहीं कर पाओगे। तो ब्लॉकचेन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हैक करना क्यों मुश्किल होती है। नाउ आप माइनर्स कौन होते हैं? अब देखो, किसी भी चीज़ की माइनिंग को अपन बोलते हैं कि ये चीज़ कोई माइन आउट हो रही है, तो वो कब बोलते हैं कि जो उसकी क्वांटिटी फिक्स हो। जैसे आप राइट साइड में जो पिक्चर देखेंगे, ये रामपुर आगुचा के अंदर जो लेड जिंक की ओपन कास्ट माइनिंग है उसकी इमेज है। अब लेड जिंक के जो डिपॉजिट्स अपने को मिल रहे हैं वो तो लिमिटेड है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है ना, उसकी क्वालिटी लिमिटेड है। क्वालिटी को आप किसी भी तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ में इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी तो वही रहेगी जितनी है, नेचुरली बनी है। ऐसे क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनकी भी जो क्वांटिटी है वो फिक्स कर दी जाती है। अब जैसे ही किसी चीज़ को आपने फिक्स कर दिया और उसको यूज़ में लेना चालू कर दोगे तो उसको आप रिप्लेनिश तो कर नहीं सकते। जैसे राइट साइड में जो आपको इमेज दिख रही है, मान लो कि आज के टाइम में जो लेडजिंग अपन इससे माइन आउट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10,000 ईयर्स के बाद में जितना भी अपन ने लेडजिंग अपन ने निकाला वो जाकर के वापस वहाँ डाल देंगे। रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज़ का अगर रिप्लेनिशमेंट नहीं है वो आपका क्या है, माइनिंग है। नाउ क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन का जो नंबर है वो 21 मिलियन है, ये फिक्स है। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन्स की रिक्वेस्ट आने लगेगी तो आपके बिटकॉइंस का नंबर डिक्रीज करना लगेगा, जो टोटल अमाउंट है। तो इसकी बेसिकली माइनिंग होना चालू हुई है। तो ये जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, जो इसको मेंटेन करने वाले लोग हैं, उसको बोलते हैं अपन माइनर्स। तो ये माइनिंग करने वाले जो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लोग क्यों करते हैं? आप सिंपली ऐसा समझो कि जो एक्चुअली माइनिंग है, हीरे की माइनिंग है, कोई कोल की माइनिंग है, या गोल्ड की माइनिंग है, या किसी भी चीज़ की माइनिंग है, अगर उसमें लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको उसके बदले पैसे मिलता है। ऐसे ही जो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग करने वाले लोग होते हैं उनको क्रिप्टो करेंसीज रिवॉर्ड में मिलती हैं, इसलिए उसकी वो माइनिंग करते हैं। तो जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो कौन कहलाएंगे? माइनर्स कहलाएंगे। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ गई कि एक डिजिटलाइज्ड लेजर है, वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको पब्लिक लेजर बोलते हैं। इस पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को ब्लॉकचेन से हमने रिलेट कर रखा है। उस ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, हैश है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश है। इसको ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू हैक, और हैक किया जा नहीं सकता। अब मान लो कि पूरी दुनिया में पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू अगर कोई इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहा है तो मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? भाई प्राइवेसी तो मेजर कंसर्न आ जाएगा ना यहाँ पे, कि हर कोई अगर ये हिसाब किताब रख रहा है कि किसके पास है, कितना पैसा गया, कितना अमाउंट में गया, तो फिर तो क्या फ़ायदा हुआ? जैसे मेरे बैंक में मेरे बैंक को पता है कि मेरे बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सब कुछ पता है। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया के लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो मेरी प्राइवेसी का क्या? तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी आती है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी विधा है जो चीज़ों को अनरीडेबल बनाती है। मतलब कि जो भी इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहा है उसको सिर्फ इतना पता रहेगा कि ये एक प्रोफाइल है जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आई है, जिसमें ये है कि मेरे अकाउंट से फलाना अकाउंट में इतना अमाउंट जाना है, लेकिन मेरे अकाउंट का ना तो उसको नाम पता होगा, ना ही मेरे अकाउंट में कितना पैसा है ये पता होगा। अब क्रिप्टो करेंसी के बेसिक एग्जांपल्स आप देखेंगे तो बिटकॉइन है, डोजकॉइन है, इथेरियम है, और भी जीकेएस वगैरह खूब सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें मोस्ट फेमस जो और सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बिटकॉइन थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इंडिया में अच्छा बिटकॉइन या ये जो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको यूज़ करने का क्या फ़ायदा? आप देखो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या बोला कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हालांकि वो 500 और 1000 के नोट पे लिखा रहता है, 500 के नोट की स्पेसिफिकली बात करें तो उस पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं। वो गारंटी है कि ये जो नोट आपके पास में है इसकी वैल्यू 500 रुपये की। अब मार्केट में जाओ, 500 रुपये में जो कुछ भी आ सकता है ले आओ, वो गारंटी देता है। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये लीगल टेंडर नहीं रहा, तो अब आपके पास में 500 और 1000 के नोट कितने भी हो उसका कोई भी मोल नहीं रहेगा, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कभी भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी चीज़ों को चेंज कर सकता है ना। अगर नोट कम हो रहे हैं तो और छाप दिए और मार्केट में आ गए, अगर नोट ज़्यादा हो रहे हैं तो रिकॉल करवा लिया। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के मामले में ये फ़ायदा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास में पूरी की पूरी अथॉरिटी रहती हो डिसीजन लेने की या चेंजेस लाने की। और दूसरा फ़ायदा ये है यहाँ पे
कि क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, तो अब इसकी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी और कम होगी तो कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है या पॉश एरिया में या अच्छी लोकेशन पे है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और कहीं बंजर एरिया में जंगल किनारे होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इनकी प्राइसेस जो है वो हाइक करती है, ठीक है। लेकिन इनका जो नंबर है वो फिक्स है, जैसे बिटकॉइन के मामले में 21 मिलियन जो है वो फिक्स है। समझ में आ गई बात बेसिक से। अब जो बिल विंटर सेशन में आएगा वो आएगा, जब भी इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे थे रघुराम राजन सर, उन्होंने ये बोला है कि बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज है जो सर्वाइव कर पाएंगे, तो जब आएगा तब देखेंगे इस बारे में। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आरबीआई बैक्ड क्रिप्टो करेंसी भी आएगी जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी होगी। अगर पब्लिक क्रिप्टो करेंसी होगी तो ठीक है, अगर प्राइवेट होगी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।